नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की कहानी को समझने जा रहे हैं जो उथल-पुथल और कह सकते हैं अराजकता से पैदा हुआ था। जी हाँ, एक ऐसा विज्ञान जिसे एक बिखरती हुई दुनिया को समझने के लिए ही बनाया गया था। जरा उस दौर के बारे में सोचिए। एक ऐसा समय जब सदियों से चले आ रहे नियम जैसे कि परंपरा, धर्म, राजशाही सब अचानक एक झटके में अपनी पकड़ खो देते हैं। जब समाज की नींव ही हिल जाए तब होता क्या है? देखिए, सदियों तक यूरोपीय समाज की एक अपनी लय थी, एक तयशुदा व्यवस्था थी। हर किसी का समाज में एक स्थान था और जिंदगी परंपराओं के मजबूत धागों से बंधी हुई थी। सब कुछ कह सकते हैं कि पहले से तय और स्थिर लगता था। लेकिन फिर दो ऐसी जबरदस्त क्रांतियां हुईं जिन्होंने इस पूरी स्थिर दुनिया की नींव को ही हिलाकर रख दिया और समाज को एक ऐसी अराजकता और अनिश्चितता में धकेल दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और ये कोई छोटे-मोटे बदलाव नहीं थे, बिल्कुल नहीं। एक तरफ फ्रांसीसी क्रांति ने राजा के दैवीय अधिकार के विचार को ही खत्म कर दिया और सत्ता को आम लोगों के हाथों में थमा दिया, तो वहीं दूसरी तरफ औद्योगिक क्रांति ने लोगों को उनके खेतों से निकालकर सीधा कारखानों में ला खड़ा किया। शहर तो जैसे रातों रात उगाए और एक बिल्कुल नई, आधुनिक और एकदम अनजान दुनिया बन रही थी। और ये जो नई दुनिया थी, वो अपने साथ नई तरह की समस्याएं भी लेकर आई। अमीर और अमीर होते जा रहे थे, जबकि गरीब और ज्यादा गरीबी में धंस रहे थे। गांव का जो आपसी जुड़ाव था वो शहरों की भीड़ में कहीं खो गया था और लोगों में एक आम भावना थी जैसे समाज ने अपनी दिशा ही खो दी है। तो इस पूरी उथल-पुथल के बीच उस दौर के जो महान विचारक थे, उन्होंने एक बेचैनी भरी खोज शुरू की। सवाल ये था कि अगर पुराने नियम टूट चुके हैं तो समाज को चलाने के लिए नए नियम आएंगे कहां से? दुनिया को समझने का नया तरीका क्या होगा? तो इसका पहला बड़ा जवाब आया प्रबोधन या द एनलाइटनमेंट के रूप में। ये एक क्रांतिकारी विचार था कि इंसान को दुनिया समझने के लिए सिर्फ धर्म या परंपरा पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। तर्क और विज्ञान का इस्तेमाल करके समाज की समस्याओं को समझा भी जा सकता है और उन्हें सुलझाया भी जा सकता है। अब यहाँ जो वाकई दिलचस्प बात है वो ये है कि प्रबोधन की सोच में भी दो खेमे थे। एक तरफ थे दार्शनिक जो बड़े बड़े अमूर्त सिद्धांतों पर बात करते थे और दूसरी तरफ वैज्ञानिक सोच वाले लोग थे जिनका मानना था कि भाई जैसे भौतिक दुनिया के नियम होते हैं ना, वैसे ही समाज के भी अपने प्राकृतिक नियम हैं जिन्हें हम डेटा और अवलोकन से खोज सकते हैं। लेकिन हर कोई इस नई वैज्ञानिक और तर्कसंगत सोच से खुश नहीं था। एक शक्तिशाली रूढ़िवादी लहर उठी जिसने ये तर्क दिया कि ये नई सोच समाज की सबसे जरूरी चीजों यानी परंपरा, परिवार और सामाजिक व्यवस्था को पूरी तरह नजरअंदाज कर रही है। इन रूढ़िवादियों का तर्क बड़ा सीधा था। वो कहते थे कि समाज सिर्फ लोगों का एक झुंड नहीं है, बल्कि एक जीवित शरीर की तरह है। अगर इसके किसी एक हिस्से से छेड़छाड़ की तो पूरा सिस्टम बीमार पड़ सकता है। उनका मानना था कि समाज में स्थिरता के लिए परंपरा और व्यवस्था बहुत जरूरी हैं। तो समझने वाली बात यह है कि इन्हीं दो ताकतवर विचारों के टकराव से समाजशास्त्र का जन्म हुआ। एक तरफ था प्रबोधन का वैज्ञानिक जोश और दूसरी तरफ सामाजिक व्यवस्था को बचाने की रूढ़िवादी चिंता। समाजशास्त्र कह सकते हैं इन दोनों के बीच से निकला एक रास्ता था। ऑगस्ट कॉम्ट, जिन्होंने इसे समाजशास्त्र नाम दिया, वो इसे सामाजिक भौतिकी बनाना चाहते थे। उनका विचार प्रत्यक्षवाद यानी पॉजिटिविज्म पर आधारित था। मतलब समाज का अध्ययन भी उतनी ही वैज्ञानिक कठोरता से किया जा सकता है जितनी कठोरता से हम प्रकृति का अध्ययन करते हैं। ये आधुनिक दुनिया के लिए एक तरह की इंस्ट्रक्शन मैनुअल बनाने की कोशिश थी। और फिर इस नींव पर बड़े बड़े विचारकों ने काम किया। कॉम्ट ने तो इसकी शुरुआत की, लेकिन फिर कार्ल मार्क्स ने हमें पूंजीवाद और वर्ग संघर्ष को समझना सिखाया। एमिल दुर्खीम ने यह खोजा कि समाज आपस में जुड़ा कैसे रहता है और मैक्स वेबर ने आधुनिक नौकरशाही और सामाजिक क्रिया के पीछे के तर्क को उजागर किया। इन सब ने मिलकर समाज को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया। तो सवाल ये उठता है कि कॉम्ट, मार्क्स और दुर्खीम जैसे लोगों ने जो ये नया विज्ञान बनाया वो आखिर था क्या? ये इतिहास, अर्थशास्त्र या हमारी रोजमर्रा की आम समझ से अलग कैसे था? देखिए, इस नए विषय के लिए अपनी एक अलग पहचान बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। देखिए, फर्क को ऐसे समझिए। इतिहास हमें बताता है कि अमेरिकी क्रांति में क्या हुआ था, लेकिन समाजशास्त्र ये पूछता है कि क्रांतियां होती ही क्यों हैं। मतलब वो किसी एक घटना के बजाय उस जैसी सभी घटनाओं के पीछे के पैटर्न को समझने की कोशिश करता है, चाहे वो कहीं भी और कभी भी हुई हों। इसी तरह अर्थशास्त्र बताता है
कि बाजार कैसे काम करता है, लेकिन समाजशास्त्र सवाल करता है कि हम कोई चीज खरीदने का फैसला क्यों लेते हैं। क्या सिर्फ कीमत देखकर, या फिर सामाजिक दबाव, दिखावे या अपनी एक पहचान बनाने के लिए? मतलब ये आर्थिक व्यवहार के पीछे छिपे सामाजिक कारणों को खोजता है। और सबसे जरूरी बात, समाजशास्त्र सिर्फ कॉमन सेंस या आम समझ नहीं है। हमारी आम समझ अक्सर अधूरी जानकारी या अपनी धारणाओं पर आधारित होती है। समाजशास्त्र इन्हीं धारणाओं को चुनौती देता है और सबूतों के आधार पर सिस्टमैटिक तरीके से उनकी जांच पड़ताल करता है। समाजशास्त्री पीटर बर्जर ने क्या खूब कहा था कि समाजशास्त्र का काम ही है पर्दाफाश करना। ये हमें रोजमर्रा की जिंदगी की सतह के नीचे झांकने और उन सामाजिक ताकतों को देखने में मदद करता है जो चुपचाप हमारे फैसलों, हमारे व्यवहार और हमारी सोच को कंट्रोल कर रही हैं। अब ये सब सुनने में शायद 19वीं सदी की बातें लगे, लेकिन असलियत ये है कि जिन शक्तियों ने समाजशास्त्र को जन्म दिया था, बड़ा तकनीकी बदलाव, सामाजिक उथल-पुथल, पुरानी पहचान का टूटना, वे आज पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर और तेज हैं। सोच कर देखिए, उस समय औद्योगिक क्रांति थी। आज हमारे सामने डिजिटल और एआई क्रांति है, जो हमारे काम करने और जीने के तरीके को बदल रही है। तब लोग गांव से शहरों की ओर भाग रहे थे। आज वैश्वीकरण हमें एक दूसरे के और करीब भी ला रहा है और दूर भी कर रहा है। तब पारंपरिक समुदाय टूट रहे थे और आज हमारा समाज ऑनलाइन एको चेम्बर्स में बढ़ रहा है। चुनौतियां वही हैं, बस उनका रूप बदल गया है। इसका मतलब सीधा सा है, समाजशास्त्र के जो उपकरण हैं, यानी असमानता को मापने के, सामाजिक बदलाव को समझने के और इंसानी जुड़ाव की जरूरत को पहचानने के तरीके, ये आज कोई पुरानी चीज नहीं है, बल्कि ये हमारी इस जटिल और तेजी से बदलती दुनिया में रास्ता खोजने के लिए शायद सबसे जरूरी औजारों में से एक हैं। समाजशास्त्र का जन्म एक संकटग्रस्त समाज को समझने की जरूरत से हुआ था। आज हम फिर एक ऐसे ही चौराहे पर खड़े हैं और ये हमें एक बहुत ही जरूरी और अंतिम सवाल के साथ छोड़ जाता है। दुनिया पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बदल रही है। क्या हम सच में इसे समझने के लिए तैयार हैं?